नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे साम्राज्य की जिनकी नेवी समुद्रों पर राज करती थी, जिनके बनाए मंदिर आज भी आसमान छूते हैं और जिनका राज भारत के इतिहास में सबसे लंबे चलने वाले शासनकालों में से एक था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाही चोल राजवंश की। तो सवाल यही उठता है, एक ऐसी ताकत जो कभी दूसरों के मातहत काम करती थी, वो इतनी बड़ी और शक्तिशाली नेवल एम्पायर आखिर बनी कैसे? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो चलिए चोलों के उदय की जबरदस्त कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इतिहास पर अपनी इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ी। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह चोलों की कहानी की शुरुआत भी बहुत ही साधारण थी। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा से ही इतने ताकतवर थे। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि वो गुमनामी से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचे कैसे। जी हाँ, बिल्कुल। संगम काल के बाद के रिकॉर्ड्स देखें तो पता चलता है कि एक वक्त था जब चोल कावेरी इलाके में एक और बड़े राजवंश पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, मतलब उनके अधीन काम करते थे। ऐसा लगता है मानो वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। तो चोलों का ये जो दोबारा उठना था, वो शुरू हुआ 850 ईस्वी में विजयालय के साथ। उनके बाद आए परांतक प्रथम, जिन्होंने साम्राज्य को और बढ़ाया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। उन्हें राष्ट्रकूटों के हाथों एक बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी। ये एक जबरदस्त झटका था, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके पोते सुंदर चोल ने पूरी बाजी ही पलटी और चोलों को वापस सत्ता में ले आए। तो ये जो शुरुआती दौर था ना, ये असल में संघर्ष और हिम्मत की कहानी है। और बस इसी नींव पर चोल साम्राज्य के सुनहरे दौर की इमारत खड़ी हुई। अब कहानी में एंट्री होती है उस शासक की जिसने चोलों को सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत से उठाकर एक विशाल साम्राज्य बना दिया। और जानते हैं इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि चोलों की ताकत का ये शिखर किसी एक राजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये 2 पीढ़ियों तक चला, एक महान पिता और उनके उतने ही महान बेटे के दौर में। ये हैं राजराजा प्रथम। इन्होंने सिर्फ अपने पुरखों के खोए हुए इलाके ही वापस नहीं जीते, बल्कि एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेशन और एक ताकतवर सेना के साथ एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डाली। सच कहें तो उनका दौर चोलों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। राजराजा एक जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने जमीन और समंदर दोनों जगह अपनी ताकत का लोहा मनवाया। चेर नेवी को तबाह करना और श्रीलंका के नॉर्दर्न हिस्से पर कब्जा करना, ये सब उनकी समुद्री महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है, और इसी ने आगे के विस्तार का रास्ता खोला। तो अगर राजराजा ने नींव रखी थी, तो उनके बेटे ने उस पर एक आलीशान महल खड़ा कर दिया। चलिए अब मिलते हैं राजेंद्र प्रथम से, जिन्होंने चोल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता की विरासत को सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा दिया। उनकी नजरें सिर्फ भारत तक ही नहीं थीं, बल्कि बहुत दूर दूर तक थीं। उन्होंने चोल पावर को उन जगहों तक पहुंचाया जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। राजेंद्र प्रथम के कारनामे देखिए। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता का अधूरा काम पूरा करते हुए पूरे श्रीलंका पर कब्जा किया, बल्कि अपनी नेवी को समंदर पार साउथ ईस्ट एशिया में सुमात्रा तक भेज दिया। सोचिए जरा, उस जमाने में ये कितना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन रहा होगा। और इसका मकसद था समंदरी ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल करना, और तो और चीन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी ग्लोबल थी, सिर्फ मिलिट्री ही नहीं। राजेंद्र के 2 कैंपेन तो उनकी मिलिट्री जीनियस को सबसे अच्छे से दिखाते हैं। पहला, नॉर्थ इंडिया में पवित्र गंगा नदी तक हजारों किलोमीटर का जमीनी मार्च, और दूसरा, समंदर के पार साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा नेवल एक्सपेडिशन। जरा सोचकर देखिए, उस समय में इस लेवल की प्लानिंग और मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल रहा होगा। और अपने इस नॉर्दर्न कैंपेन की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए राजेंद्र ने एक टाइटल लिया, गंगई कोंड, मतलब गंगा को जीतने वाला। और इस जीत को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए उन्होंने इसी नाम से एक पूरी की पूरी नई राजधानी ही बसा दी। लेकिन चोलों की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और जीतों की नहीं है। उनकी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनकी कला और उनका आर्किटेक्चर। इस मामले में भी उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक कायम है। और चोल आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा शाहकार है तंजौर का ये शानदार बृहदीश्वर मंदिर। इसे राजराजा प्रथम ने अपनी मिलिट्री जीतों,
खासकर श्रीलंका पर मिली जीत की याद में बनवाया था। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर आज भी चोलों की ताकत और उनकी भक्ति दोनों का जीता जागता सबूत है। इस मंदिर का जो मेन टावर है, जिसे विमान कहते हैं, वो करीब 57 मीटर ऊंचा है। अंदाजा लगाइए, ये आज के किसी 18 मंजिला बिल्डिंग के बराबर हुआ। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग और कारीगरी का एक ऐसा नमूना है जो आज भी देखकर हैरानी होती है। और बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं है, ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो पूरा का पूरा ग्रेनाइट से बना है। और ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जिसे काटना और तराशना बहुत ही मुश्किल काम है। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 2010 में इसके बने हुए 1000 साल पूरे हो गए। ये वाकई में जिंदा इतिहास है। लेकिन जैसा हर बड़े साम्राज्य के साथ होता है, चोलों का भी एक अंत था। महान राजाओं का वो दौर कुलोतुंग तृतीय के साथ खत्म माना जाता है। उनके बाद धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार ये महान ताकत भी इतिहास का हिस्सा बन गई। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, किसी भी साम्राज्य को असल में किस चीज से मापा जाना चाहिए? उसकी जीती हुई जमीनों से या फिर उसकी बनाई हुई विरासत से? चोलों को उनकी जबरदस्त जीतों के लिए याद किया जाए या फिर बृहदेश्वर मंदिर जैसी उनकी शानदार कला के लिए? शायद उनकी असली महानता इसी बात में है कि उन्होंने इन दोनों चीजों में एक कमाल का बैलेंस बनाया।